आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दांव पर लगाया हुआ है। हम इस ज़ोन में हैं कि मशरिकी पाकिस्तान 1000 मील दूर था और शायद वहाँ लड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था जितना कि यहाँ होगा। हम इस ज़ोन में हैं कि हम यहाँ मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो सेसीड नहीं करने देंगे या वो अलग नहीं होने देंगे। हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग दम बैक इनटू पावर। ये ख़त्म, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म व बर्बरियत का जिन्होंने बाज़ार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। देखते हैं किस तरफ जाता है। कुछ बाहर की गर्मी है, कुछ गर्मी अंदर क्रिएट की जा रही है बगैर किसी वजह के। आज जो अदालत में हुआ इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में, वो मेरा ख्याल आप लोगों ने भी उसका वो तमाशा देखा होगा। हमारे भी लोग गए हुए थे, ये नईम पंजोता भी वहाँ थे, इंतज़ार को भी मैंने बुलाया, वो भी शायद आ जाए। इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि अंदर किस किस्म की ज़ुबान बोली गई। मानिका साहब ने खान साहब की ज़ात के बारे में क्या क्या अलकाब जो हैं वो बयान किए, किस किस तरीके से उन्होंने इंतहाई गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। और इसमें जब ये सब कुछ कर रहे थे तो हमारे लॉयर्स ने बसा औकात जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको रोकें, आप इसको कहें कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, लेकिन जज साहब ने पता नहीं किन वजूहात की वजह से बिल्कुल उसमें इंटरवीन नहीं किया और वो 10 मिनट जो उसने मांगे थे वो 10 मिनट गुज़रते गुज़रते 30 से 40 मिनट हो गए। और उसके बाद एक नए सिरे से उन्होंने जज साहब में अपनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया और जज साहब ने फौरी तौर के ऊपर कहा, जो कि पहले वो इनकार कर चुके हुए थे, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था जी कि हमें आप में फेथ नहीं है और आप इस केस से अलहदा हो जाइए। तो आज मेरा ख्याल है कि अंदर खाने बहुत प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया गया था। सो जजमेंट आज सुनाने की बजाय उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उनके पहले वकील को कहा कि आप अपना केस दोबारा बयान करें और फिर मानिका साहब को कहा जी कि आप, उन्होंने इंटरवेंशन मांगी तो उनको फौरी तौर के ऊपर ग्रांट की गई। और उसके बाद जब गलीज़ गुफ्तगू के बाद जब एक नए सिरे से जज साहब में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक लेटर लिख दिया कि जी ये केस जो है वो किसी और जज के पास भिजवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हर एक बंदा जिसके पास शायद आंखें नहीं भी हैं उसको भी नज़र आ रहा है कि जज साहब के ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा कि उन्होंने सज़ा नहीं देनी, आज केस का फ़ैसला नहीं सुनाना। और इसीलिए ही आज ये केस जो है एक और जज के पास चला गया है। वो अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। सो एक तरफ तो ये इंतहाई भौंडे मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाए गए थे और जब वो एक एक करके क्रैश होते गए तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। आप भी जानते होंगे कि तोशा खाना का एक मुकदमा जिसमें कि सज़ा जो है वो सस्पेंडेड है और हम उसकी क्वॉशमेंट की दरख्वास्त दे चुके हुए हैं,
तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। और एक लॉ है जिसके तहत कि एक सज़ा के, एक किस्म की सज़ा के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा बन सकता है। तो ये भी एक बड़ी ही ग्रोस किस्म की एबरेशन होगी जिसमें कि ये एक ही जुर्म के कॉन्टेक्स्ट में चौथा मुकदमा जो है वो बनाने जा रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जी उस मुकदमे को बना के उसमें सज़ा दिलवाई जाए पहले, और उसके बाद फिर अगर ये क्रैश, ये जो बाकी मुकदमात हैं जो कि क्रैश होने के करीब हैं बल्कि हो चुके हुए हैं, फिर उनको ठीक है जी क्रैश होने दिया जाए। लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जबकि उनको नज़र आ रहा था कि उनकी भी साइफर के केस में रिहाई हो जाएगी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई 8-9 मुकदमे एक ही गो में 8-9 मुकदमे जो है ना, और May 9 की जो डिस्टर्बेंसेस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा दिया। सो अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। देखिए ये जो कुछ भी है, मैंने छोटी सी ज़रा तफसील आपसे बयान की है, ये मतलब इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता, इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने कि रियासत जो है चलें अब थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है और आगे बढ़ने का रास्ता जो है इसको कोई मिल रहा है। जो दिन गुजरते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि रियासत और रिग्रेस कर रही है, रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेशर है वो और बढ़ता जा रहा है। और आज का केस एक टिपिकल एग्जांपल है इस चीज़ की कि जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है, जो पावर विल्डर्स हैं, उनकी हद्दल वसा कोशिश ये है और ये उसको डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जबकि उनके केसेस का फ़ैसला जो है वो ना होने दें। सो आज का जो सीन है वो इस हालत में भी अपने ग्रूसम और सिकनिंग किस्म के कंट्रोल्स के साथ फिर इनेक्ट होगा, शायद कितनी दफ़ा इनेक्ट करना पड़े। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग दम बैक इनटू पावर। ये ख़त्म, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। सो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और ये हम जारी रखेंगे। अहमद फरहाद का केस भी आपके सामने है। इतने सारे दिन उसको हब्से बेजा में रख कर पहले उसको मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर बाग में कहीं उसकी अपीयरेंस करवाई गई किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ से कहा गया कि मुजफ्फराबाद में उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से वो केस के सिलसिले में मुझे आखिरी इतलात मिली थी कि उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो एक नज़म हक़ाइक़ पर मबनी एक नज़म लिखने की पादाश में एक इंसान के साथ पिछले 1 महीने में, 1.25 महीने में क्या हुआ। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म व बर्बरियत का जिन्होंने बाज़ार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन हैं, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ जो
इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हम जो हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंत, उसकी कुछ कहानी है। बाकी कुछ हमारे पीटीआई के नैरेटिव के बारे में कुछ मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं और हमें पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें कारफरमा हैं। एक तो 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और मैंने आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल हु गॉट ए कॉपी वेरी अर्ली, और मैंने वो पढ़ी है, उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि बसा कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इट वॉज़ अ फेलियर ऑफ द लीडरशिप। और उसमें एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान, आगा मोहम्मद याया खान, कि उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और रियासत के दो टुकड़े हुए। ये उस वक़्त की कहानी है 1971 की, जब एक शख्स, एक मुतलकुल अनान हुक्मरान ने अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और 54% ऑफ द रियासत जो थी वो सीट कर गई, वो इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, विच इज़ कॉल्ड बांग्लादेश नाउ। सो पैरेलल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वक्त में और आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दाव पर लगाया हुआ है। हम इस ज़ोन में हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान 1000 मील दूर था और शायद वहाँ लड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था जितना कि यहाँ होगा। हम इस ज़ोन में हैं कि हम यहाँ मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो secede नहीं करने देंगे या वो अलग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तायराना नज़र डालें तो इस वक्त पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ हैं। 4 आपके प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। इनमें से आज़ाद कश्मीर रेस्टिव है, गिलगित बल्तिस्तान रेस्टिव है, बलूचिस्तान अरसा दराज से रेस्टिव है, केपी जो है वो लिटरली एज के ऊपर है। तो क्या अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान की शक्ल पंजाब और सिंध की शक्ल में देखनी है? और जो शख्स अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और अपनी डिक्टेटरशिप को फर्दर परपेचुएट करने के लिए जिसने रियासत का फ्यूचर रिस्क के ऊपर लगाया हुआ है, क्या हम उसको वो ये काम करने देंगे जो वो काम कर रहा है इस वक्त? क्या हमारी अदालतें और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे कि मुल्क के ऊपर जो स्ट्रैंगल होल्ड है डिक्टेटरशिप का उसको ख़त्म किया जाए और आइन और कानून और जमहूरियत को बहाल किया जाए इस मुल्क में? इस मुल्क का फ्यूचर क्या डिक्टेटरशिप से साथ लिंक्ड है या आइन और कानून के साथ लिंक्ड है? कोई भी रियासत दुनिया में आजकल के ज़माने में ऐसी नहीं है जो कि डिक्टेटरशिप के बलबोते के ऊपर आगे चल सकती है। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शक्ल में वहाँ आइन और कानून की हुकूमत होती है। ये पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है इस वक्त जिसने कम से कम पिछले 2 साल में ना सिर्फ कि आइन और कानून का टोटल फुकदान नज़र आया है, बल्कि ब्रेजन जिसे कहते हैं, ब्रेजन तरीके से उसको वेंडलाइज किया गया है। पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स में 1947 के बाद से जो 4 डिक्टेटरशिप आई हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि जब वो टेक ओवर करते थे तो आइन को या तो एब्रोगेट कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे, मोस्टली एब्रोगेट कर देते थे। जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया और फिर अदलिया के ज़रिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसको लेजिटिमाइज कर लेते थे, अपना इक़्तिदार जो है वो लेजिटिमाइज कर लेते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर अपने आप को लेजिटिमाइज कराने के लिए पाकिस्तान को आग में झोंका जाता था। वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ाई हो अंडर ज़ियाउल हक या वो मुशर्रफ के दौर में आवर वॉर ऑन टेरर हो, अमेरिका की वॉर, उसका हिस्सादार, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने सफ़र किया। आज पाकिस्तान जो इकनॉमिकली कैप्टिव होया हुआ है, लिटरली पेनीज़ के लिए वो अब अपना कशकोल लेके सारी दुनिया में फिर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स हैं। और ये 2 लड़ाइयाँ हैं अदर दैन दो स्मॉल वॉर्स
लेसर इंपॉर्टेंट वॉर्स जो कि पाकिस्तान ने लड़ी। आज इस खित्ते के ऊपर आप नज़र डालें तो जो अमेरिका एक और लड़ाई यहाँ लड़ने की तैयारी कर रहा है, और वो लड़ाई है कंटेन चाइना की लड़ाई, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली उसका भी हिस्सा उसमें भी अपना हिस्सा डालने की तैयारी कर रहा है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान का अपना वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। वो ऑलरेडी कोई ज़्यादा सेफ़ नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म की लड़ाई में अगर पाकिस्तान हिस्सेदार बनता है तो वो पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली जो हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शख्स वाहिद की ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, अपने इक़्तिदार को तवालत देने का जो उनका एक इन्फैचुएशन है उनका, उसके साथ है। उससे मुल्क ने सफ़र किया है, उससे मुल्क अभी भी सफ़र कर रहा है और सफ़र करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये इन्फैचुएशन विद डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होती और आइन और कानून को बहाल नहीं किया जाता। सो ये लड़ाई हमने लड़ी है, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होता। अभी कोई 203 मुकदमात है खान साहब की ज़ात के ऊपर, और वो मुकदमात जो हैं वो अपनी स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं उससे गुज़र रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जी आई नो, मैं हाँ एक सेकंड और जो मैं भूल गया था इसमें, इन्हीं मुकदमात में चूँकि इनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा तो इन्होंने मलिक रियाज को, जो बैरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं, उनको ऊपर पिछले सवा साल से बहुत प्रेशर डला हुआ था। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी इल्म था कि किस तरीके से उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं किस वक़्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में, शायद उसके दिल में भी खौफ डाला और उसने कहा कि मैं इसका एक पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी आपको पता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बैरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को, और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्ज़े में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपना बिज़नेस जो है वो जारी रखूंगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक 3 दिन पहले, मेरा ख्याल आज भी वो दुबई में ही है, जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ, और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज़ करने में कामयाब ना हों। तो ये वो मुहरकात हैं दोस्तों जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि फॉल्स, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस रजिस्टर किए खान साहब के ख़िलाफ़। वो छोटी अदालतों से बज़ोर शमशीर उन्होंने फ़ैसले ले लिए, लेकिन जब बड़ी अदालतों में पहुँचे तो वो सस्टेन नहीं कर सके, सब एक एक करके क्रैश कर रहे हैं। और अब ये और फेक किस्म की शहादतें मलिक रियाज की हों या कुछ और लोगों की हो, और जैसे ये खाबर मानिका जैसे गिरे हुए घटिया लोग जो हैं इनकी शहादत हो, उसको 4-3 महीने इन्होंने पकड़ के रखा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन 3 महीनों में उसके साथ क्या सलूक रखा गया होगा। और आज वो कैनरी की तरह वहाँ बाहर निकला हुआ, वो एक singing a song on a tune that is provided by the power wielders। तो ये मुकदमे तो सस्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो सवाल है सबसे बड़ा कि जी अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, और हमें लग रहा है कि जो बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली तो हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कुव्वतें बैठी हुई हैं उनको ये मामलात बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे। और कल आपने प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉडुलेंट प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ की है, जिसमें उन्होंने इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है उन जजेस के बारे में जो कि आज़ादाना फ़ैसले करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। आपको याद होगा जस्टिस क़य्यूम के साथ स्पीच, या फिर वो जो रफ़ीक तारड़ साहब को जो ब्रीफ केस दे के भेजा गया था बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ख़रीदने के लिए, उन्होंने ख़रीदी, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, ये सब कुछ इनका खासा रहा है। और आज भी ये जस्टिस को ख़रीदना चाहते हैं, कहते हैं ये लोग जजेस ख़रीदते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक
अच्छा अमल जो है वो नज़र आ रहा है कि जी कुछ जज साहिबान जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और जो हो रहा था उनके साथ वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बयान किया है, उनको देखते हुए कुछ और जज साहिबान जो हैं उनमें भी हिम्मत आई है और वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो ट्राइब है ये इसका साइज़ बढ़ेगा वक्त के आने के वक्त गुजरने के साथ साथ। और यही चीज़ है जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों को, डिक्टेटर्स को परेशान कर रही है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, और खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनके जो इक़्तिदार के ऊपर इनका सूरज जो है वो गरूब हो जाएगा फौरी। उस शख्स की एक उंगली की सिर्फ वो आज भी जेल में बैठा हुआ है और वो एक्सरसाइज कर रहा है रिस्ट्रेंट कि मैं नहीं चाहता कि मैं जेल से पब्लिक प्रोटेस्ट की कॉल दूं, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट अगर होगा तो उसमें स्ट्रीक ऑफ वायलेंस भी आ सकती है और वो नहीं चाहता कि वायलेंस हो इस मुल्क में, बिकॉज मुल्क बहुत कमज़ोर है, सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी जान के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की अभी भी उसको परवाह है। जब भी मैं जाता हूँ मिलने तो वही बात करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि हम भी बिल्कुल नहज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। हमारी जो सपोर्ट बेस है वो हमारे ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, हमें प्रेशराइज़ कर रही है और हमें गालियाँ दे रही है कि जी आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कॉल कन्वीन करते। अगर आप लोग, आई एम श्योर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखते होंगे, आप खुद उनकी ज़ुबान देख सकते हैं किस किस्म का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक हम लास्ट कर सकेंगे विदाउट गिविंग आउट अ कॉल फॉर पब्लिक प्रोटेस्ट। और उसके बाद फिर क्या होगा, well, it's very difficult to sort of make a projection about it. So I hope कि उससे पहले साहिब इक़्तिदार लोगों को अकल आ जाती है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और वो मुल्क में आइन और कानून को आने दें। जो भी उसका रास्ता है उसको वो उसके रास्ते वो आइन और कानून एक्सरसाइज होने दें, ताकि मुल्क में इंसाफ हो और वो तमाम लोग जो कि गैर मुनसिफाना, गैर आइनी और भौंडे किस्म के मुकदमात में इन्होंने ज़बरदस्ती जेलों में रखा हुआ है वो आज़ाद हो सकें और मुल्क का जो मामलात हैं वो आगे बढ़ सकें। मैं सिर्फ नईम से ये कहूँगा कि अगर 2-3 मिनट में आज की जो कहानी है जेल की अगर वो बयान कर दें कि क्या हुआ, तो वो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए इसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जेल की नहीं, जेल के इंतजार, जेल नहीं, जो अदालत में हुई है। सॉरी जी, अब बात करें। ठीक है बात ठीक।